नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कोविड वॉरियर्स और वैक्सीन के लाभार्थियों से कल करेंगे संवाद। बातचीत में भाग लेने वाले पीएम के साथ साझा करेंगे अपने अनुभव। टीकाकरण अभियान का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत आयोजन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे प्लांट में लगी आग पर पाया गया काबू। हादसे में 5 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर जताया शोक। कंपनी ने कहा वैक्सीन उत्पादन पर नहीं पड़ेगा असर। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त समिति की बैठक। 8 राज्यों से 10 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने पैनल के समक्ष रखे सुझाव। केंद्र और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच कल होगी अगले दौर की वार्ता। संसद के आगामी बजट सत्र से जुड़ी तैयारियां अंतिम दौर में। राज्यसभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए ड्रिल का आयोजन। तकनीकी इंतजामों का भी किया गया परीक्षण। और राष्ट्रपति का पदभार संभालते ही जो बाइडेन ने पलटे डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसले। पहले दिन 15 कार्यकारी आदेशों पर किए हस्ताक्षर। पेरिस जलवायु समझौते पर वापसी का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बाइडेन प्रशासन को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी में कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और टीके लगाने वालों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स देश भर में टीकाकरण कर रहे हैं। इन सब के बीच वो दोपहर 1:15 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और वैक्सीन लगाने वालों के साथ बातचीत करेंगे और उनके अनुभवों को सुनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए उनके वैज्ञानिकों, राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर संवाद और चर्चा चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन के बारे में हिचकिचाहट और गलत जानकारी को समाप्त करने के लिए आईईसी अभियान की शुरुआत की है। आईईसी पोस्टरों का अनावरण करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया भर के देश हमसे वैक्सीन लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं, जबकि हमारे अपने देश का एक वर्ग संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए वैक्सीन के बारे में संदेह और गलत सूचना फैला रहा है। इन झूठी अफवाहों पर रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने लोगों से सच्चाई का अनुसरण करने और प्रामाणिक स्रोतों से सही जानकारी प्राप्त करने की अपील की। हमारी वैक्सीन का इस्तेमाल ब्राज़ील, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में वहाँ के लोगों को देकर किया जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश, विशेषकर पड़ोसी देश, उनको हमारे देश की वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जा रही है। दुनिया के बहुत सारे देशों की डिमांड है कि वैक्सीन भारत की हमें मिलनी चाहिए। ऐसे में समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियाँ, गलत जानकारियाँ और गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वहीं देश में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है और अब तक करीब 10 लाख लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 18,159 सेशन में 9,99,065 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। आज 27 राज्यों में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया गया और पूरे देश में
1,92,581 लोगों को टीका लगाया गया। सारे देश में 9,99,065 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है और इसके लिए 18,159 सत्र आयोजित किए गए। वैक्सीनेशन 27 राज्यों में किया गया और सारे देश में 1,92,581 लोगों को टीका लगाया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन सॉफ्टवेयर में नया प्रावधान किया है। इसमें एक से अधिक सेशन साइट्स का प्रावधान, एक सेशन साइट्स पर एक से अधिक सेशन चलाने का प्रावधान और साइट लोकेशन में परिवर्तन का प्रावधान जोड़ा गया है। कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने नया प्रावधान जो आज किया है वो हमने एक से अधिक सेशन साइट का प्रावधान, एक सेशन साइट पर एक से अधिक सेशन आयोजित करने का प्रावधान और साइट लोकेशन को परिवर्तित करने को अलाउ किया है। और इसमें जो प्लानिंग और शेड्यूलिंग है सेशन की पूरे सप्ताह की, उसको इनेबल किया गया है और बेनिफिशियरीज़ की सेफ्टी के लिए हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन को वैक्सीनेटर मॉड्यूल के साथ टैग करने का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इमारत में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग बीसीजी टीका बनाने वाली इमारत में लगी थी, जिस पर काबू कर लिया गया है। जिस जगह कोरोना वैक्सीन बनाने का काम किया जाता है वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में लगी आग से हुए जानमाल के नुकसान पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में लगी आग पर दुख जताया है और हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस घटना के बाद सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि आग लगने से बड़ी क्षति नहीं हुई है, कुछ मंजिलों को नुकसान पहुंचा है। इससे कोविशील्ड के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सीआईआई में लगी आग से जानमाल को हुए नुकसान पर दुख जताया है। साथ ही आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की सराहना भी की है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद भारत ने अब पड़ोसी देशों को वैक्सीन की डोज भेजकर मदद करना शुरू कर दिया है। मिशन मैत्री के तहत बांग्लादेश और नेपाल को कोरोना वैक्सीन की खेप भेजी गई है। वहीं भारत ने अनुदान सहायता के तहत बांग्लादेश को कोविड-19 टीकों की 20 लाख से अधिक खुराक सौंपी है। भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन को टीकों की खेप सौंपी है। विक्रम दुरईस्वामी ने कहा कि भारत 1971 में बांग्लादेश के साथ खड़ा था और आज जब हमारी दुनिया पर कहर ढा रही है, भारत फिर टीकों के उपहार के साथ आगे आया है। भारत की ओर से नेपाल को 10 लाख वैक्सीन की खेप भेजी गई है। ये डोज सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड है। वैक्सीन की सप्लाई नेपाल के लोगों के प्रति भारत की बढ़ती मित्रता और प्रतिबद्धता का उदाहरण है। इससे पहले भारत ने बुधवार को भूटान को कोविशील्ड की 1.5 लाख और मालदीव को 1 लाख वैक्सीन की खेप भेजी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्र सरकार से हैदराबाद में टीका परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला स्थापित करने के बारे में विचार करने को कहा है। उपराष्ट्रपति ने इस सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की और हैदराबाद के जिनोम वैली में टीका परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला स्थापित करने को लेकर तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर विचार करने की मांग भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उपराष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस अनुरोध पर विचार किया जाएगा। उन्होंने उपराष्ट्रपति को यह भी बताया कि विश्व भर में 7 टीका परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के संयंत्र के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्वीकृति की जरूरत होगी। इससे पहले तेलंगाना सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामाराव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र में बताया कि हैदराबाद में हर साल 6 बिलियन से ज्यादा खुराक तैयार की जाती हैं, जो विश्व स्तर पर टीके के उत्पादन का 1/3 हिस्सा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कपड़ा उद्योग और वस्त्र बाजार से जुड़े कामगारों को नवीनतम तकनीकों को अपनाकर अपने कौशल में बढ़ोतरी करने को कहा है, जिससे वो निर्यात प्रतिस्पर्धा और वैश्विक बाजार पर जगह बनाने में कामयाब हो सके।
वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कपड़ा निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए सिरे से तैयार और इनोवेशन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने तकनीकी वस्त्रों के उभरते क्षेत्र की संभावनाओं का पता लगाने का भी आह्वान किया। और अब बात करेंगे संसद सत्र की। संसद के बजट सत्र को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। आगामी बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सत्र को लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सांसदों के लिए पार्किंग व्यवस्था से संबंधित जानकारी और उपयुक्त मानचित्र साझा करने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर वायु और ध्वनि प्रदूषण की जांच, स्मोक टावर्स और आवश्यक उपकरणों को लगाने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के केंद्रीय कक्ष में 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। पिछले मॉनसून सत्र की तरह इस बार भी संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पालियों में होगी। संसद का आगामी बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। उच्च सदन के 253वें सत्र की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए आज महासचिव देश दीपक वर्मा की अगुवाई में एक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान महासचिव ने सत्र की कार्यवाही से जुड़े तमाम जरूरी इंतजामों का जायजा लिया। कोरोना महामारी की वजह से मॉनसून सत्र की तरह इस बार भी संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पालियों में होगी। संसद के बजट सत्र की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सत्र के दौरान राज्यसभा के 253वें सत्र की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए गुरुवार को उच्च सदन में एक ड्रिल आयोजित की गई। इसके तहत सदन में बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और तकनीकी इंतजामों का जायजा लिया गया। कोरोना स्थिति के मद्देनजर सत्र के दौरान सदस्यों के बैठने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में सदन के अंदर और दीर्घाओं में बैठने की व्यवस्था की गई है। इन सभी जगहों पर आसानी से संवाद हो और सदस्य सदन के समक्ष बेहतर तरीके से अपने सुझाव रख सके, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ये ड्रिल करीब 1 घंटे से ज़्यादा तक चली। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने सभी तैयारियों का जायजा लिया और सदन की कार्यवाही के विभिन्न पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण किया। दोनों सदनों और दीर्घाओं में सदस्यों के लिए विभिन्न मुद्दों को उठाने, वॉइस वोट और डिवीजन में भाग लेने समेत अन्य कार्यवाही की रिहर्सल भी इस ड्रिल में शामिल रही। देश दीपक वर्मा ने सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऑडियो गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। रिहर्सल के दौरान भाषांतर से जुड़ी व्यवस्था का परीक्षण भी किया गया। संचार कायम रखने के लिए दोनों सदनों के बीच हॉटलाइन की व्यवस्था भी की गई है। सदन की 4 दीर्घाओं में प्रत्येक कक्ष में 85 इंच की 4 बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन और 40 इंच की 6 स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। ड्रिल के दौरान राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पालियों में होगी। 29 जनवरी और 1 फरवरी को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। कोरोना महामारी के दौर में संसद का ये दूसरा सत्र है। इससे पहले मॉनसून सत्र भी विशेष इंतजामों के साथ आयोजित किया गया था। संसद के परिवहन और पर्यटन से संबंधित स्थायी समिति के सदस्यों ने श्रीनगर में कश्मीर के व्यापारियों और पर्यटन निकाय से आज मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने और जम्मू श्रीनगर हाईवे और अन्य सड़कों की स्थिति की पड़ताल करने के लिए 31 सदस्यीय संसदीय दल कल घाटी पहुंचा था। संसदीय दल 23 जनवरी तक श्रीनगर में रहेगा। तीन कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति ने किसानों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज समिति ने 8 राज्यों के 10 किसान संगठनों से संवाद कायम किया। समिति ने आज विभिन्न किसान संगठनों और संस्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। समिति ने कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 10 किसान संगठनों ने समिति के सदस्यों से संवाद किया। समिति की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि किसान संगठनों ने खुलकर विचार रखे और कानूनों के क्रियान्वयन में सुधार संबंधी सुझाव भी दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी और गतिरोध को दूर करने के मकसद से 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। फिलहाल इस समिति में 3 ही सदस्य हैं क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को इस समिति से अलग कर लिया था। इस बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता कल होनी है। असम के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग ने आज कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक सहित पुलिस के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात की और अपने सुझाव रखे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात होनी चाहिए ताकि मतदाताओं में विश्वास बहाल हो सके। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सीमावर्ती इलाकों में वोटरों को धमकाए जाने का आरोप लगाया। वाम दलों की तरफ से राज्य की मतदाता सूची पर चिंता जाहिर की गई, जबकि कांग्रेस ने सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का सुझाव दिया। पश्चिम बंगाल में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 30 मई 2021 तक का है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के 10 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। चुने गए उम्मीदवारों में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, पूर्व IAS अधिकारी AK शर्मा और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। रिटर्निंग अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने बताया है कि सभी 12 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। वहीं बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी के सैयद शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी निर्विरोध चुने गए हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश विधान परिषद की 1 सीट के लिए उपचुनाव में पोथुला सुनीता को YSRCP के टिकट पर विजयी घोषित किया गया है। पोथुला सुनीता पहले तेलुगु देशम पार्टी से MLC थी, लेकिन नवंबर 2020 को इस्तीफा उन्होंने दिया था। 3 राज्यों में विधान परिषद के लिए हो रहे चुनाव में आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स को संबोधित किया। उन्होंने NCC कैडेट्स को देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1100 से अधिक ऐसे स्कूलों की पहचान की है जहां NCC प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में कैडेट्स को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कोविड संकट के दौरान NCC कैडेट्स के काम की तारीफ की। चाहे आत्मनिर्भर भारत, चाहे फिट इंडिया कैंपेन अथवा हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्वच्छता, पर्यावरण एवं भारत के संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने में भी आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मेरे कैडेट्स, मैं आपको हृदय की गहराइयों से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछला साल 2 चुनौतियों के साथ अलग रहा, जिसमें कोविड महामारी और उत्तरी सीमा पर विवाद शामिल रहा। इसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन की आपूर्ति भी की समस्या सामने आई और आत्मनिर्भरता की जरूरत महसूस हुई। विदेश में तैयार उपकरणों पर निर्भरता घटाकर रणनीतिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारतीय सेना और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के बीच आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर सेनाध्यक्ष ने कहा कि विदेशी उपकरणों पर निर्भरता की जगह भारतीय सशस्त्र बलों की स्वदेशी क्षमता के विकास की आवश्यकता है। More than 10 startups have been identified for innovative use of niche technology, which if developed can successfully enhance our operational capability. Today we have signed a MOU with the SIDM for taking this relationship further. This MOU is a reiteration of a firm resolve towards achieving self-reliance by supporting and hand-holding the indigenous defense industry.
भारतीय शेयर बाजार ने आज नया रिकॉर्ड बनाया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज पहली बार 50,000 को पार कर गया। दिन भर के कारोबार में सेंसेक्स ने 50,184.01 का उच्च स्तर छुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14,753.55 के उच्च स्तर पर पहुंचा। हालांकि शेयर बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बिकवाली का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते सेंसेक्स 167.36 अंकों की गिरावट के साथ 49,624.76 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 54.35 अंक गिरकर 14,590.35 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की कई नीतियों को पलट दिया है। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, जिनमें कोरोना महामारी से निपटने में सरकार को मदद मिलने संबंधी ऑर्डर भी शामिल हैं। इसके अलावा जलवायु संकट और अप्रवासन संबंधी ट्रंप प्रशासन की नीतियों को बदलने के लिए नए आदेश भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालते ही जो बाइडेन ने कई बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए। ओवल ऑफिस में काला मास्क पहनकर आए राष्ट्रपति बाइडेन ने पत्रकारों से बात की और कहा कि उनकी बड़ी प्राथमिकताओं में कोविड संकट, आर्थिक संकट और जलवायु संकट शामिल हैं। उन्होंने अपने पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सभी अमेरिकियों को कोविड-19 के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका दोबारा शामिल हो गया है। And the first order I'm going to be signing here relates to COVID, and it's requiring, as I said all along, where I have authority, mandating masks be worn, social distancing be kept on federal property, on interstate commerce, etc. So this is the first one I'm signing. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। Office of President of the United States. And will, to the best of my ability, I, Kamala Devi Harris, do solemnly बाइडेन से पहले 56 वर्षीय कमला हैरिस ने अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। कमला अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। शपथ लेने के बाद पहला भाषण देते हुए जो बाइडेन ने कहा कि ये अमेरिका लोकतंत्र, इतिहास और उम्मीदों का दिन है। उन्होंने कहा कि ये एक उम्मीदवार की जीत का जश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जीत का जश्न है। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो बाइडेन जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो वो अपनी गाड़ी से 2 ब्लॉक पहले ही उतर गए और व्हाइट हाउस तक अपने परिवार के साथ पैदल चलकर गए। बाइडेन के बाद नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी व्हाइट हाउस में दाखिल हुईं। उनके साथ उनके पति डग एमहॉफ भी थे। शपथ ग्रहण के बाद दुनिया भर से जो बाइडेन और कमला हैरिस को शुभकामनाएं मिल रही हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि वो जो बाइडेन के साथ भारत अमेरिकी रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आम चुनौतियों का सामना करने को लेकर और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भारत अमेरिका के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी साझा मूल्यों पर आधारित है और हमारे पास कई द्विपक्षीय एजेंडे हैं, जिनमें बढ़ती आर्थिक साझेदारी और लोगों का जुड़ाव शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1972 में देश के 3 राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का गठन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इन तीनों राज्यों का दर्जा दिया गया। इन राज्यों के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट संदेश में राज्य दिवस पर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी राज्यों के स्थापना दिवस पर ट्वीट करके बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे क्षेत्र पर प्रकृति और संस्कृति की असीम अनुकंपा रही है। लोगों में जीवन के प्रति अद्भुत जिजीविषा रही है।
राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता में पूर्वोत्तर क्षेत्र विशिष्ट योगदान दे रहा है। यहाँ के लोगों ने अपनी स्वस्थ जीवन शैली से पूरे देश को राह दिखाई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य स्थापना दिवस पर तीनों राज्यों के लोगों को बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि पूर्वोत्तर के तीनों राज्य अपनी दयालुता और भाईचारे की भावना के लिए जाने जाते हैं। आने वाले समय में सभी राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।